हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर्वप्रथम हम आप लोगों से सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी वीडियो देने का वादा किए थे लेकिन बना नहीं पाए, क्योंकि यार ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया चल रही थी तो उसके लिए काफ़ी सारे पेपर रेडी कराने थे, तो 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए। आज सब कुछ करके खाली हुआ हूँ, तो मैं वीडियो बनाऊँगा हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि देखिए एक एक ही 10 मिनट में या 20 मिनट में मैं सब सारा नहीं दे सकता हूँ, सारे सिलेबस का विवरण। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट पे, और डिटेल में बताऊंगा कौन से टॉपिक्स कहाँ से पिक किए जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय। तो और सब्जेक्ट वो चूज कर रहा हूँ जिसकी चर्चा कोचिंगों में नहीं होती, या जनरली लड़के परेशान रहते हैं कि यार इसमें क्या पढ़ूँ, इसमें से क्या पूछी जाती हैं, कहाँ से इसमें से कंटेंट लूँ। तो सर्वप्रथम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का। एग्जाम में जनरली इससे 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यही ऐसे क्वेश्चन हैं कि डिसाइड करते हैं बाद में मेरिट कितनी बनेगी आपकी, क्योंकि जनरली बेसिक मशीन तो सभी कर जाते हैं और जनरल पावर सिस्टम जो भी है, तो जो नॉन कन्वेंशनल टाइप के हैं उनको वो सिलेबस में चर्चा करूँगा। तो ट्रिपल ई मुझे हमेशा से इम्पोर्टेंट लगा था और इसने मेरी काफ़ी मदद की सिलेक्शन पाने में। तो ट्रिपल ई में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करके लाया हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आप चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज कर करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, शुरू करते हैं। मटेरियल में पहला चैप्टर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंसुलेटिंग मटेरियल का, जो डिफरेंट टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। तो जैसे पोर्सलेन हुआ, ग्लास हुआ, पेपर हुआ, पीवीसी हुआ, बैकेलाइट हुआ, ट्रांसफार्मर ऑयल हुआ, रबर हुआ, ये इन सब का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है। पोर्सलेन का कभी कभी कंपोजिशन पूछा जाता है। और जो डिफरेंट टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल हैं टेम्परेचर के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन है, तो वो टेम्परेचर रेंज पूछ लिया जाता है कि कितना टेम्परेचर तक फला और इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होगा। उसके बाद कुछ गैसियस इंसुलेटर हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, SF6 हैं, तो इन सब के बारे में भी इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ लिया जाता है या इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो पूछी जाती हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसुलेटिंग मटेरियल में वो है ट्रांसफार्मर आयल से रिलेटेड जितने भी डेटा है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि फायर पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ETC। और ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली जैसे सिलिका जेल हुई, तो ये जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं ये पूछे जाते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ट्रांसफार्मर आयल के लिए मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, कि इसमें किताबों में मिलता है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 33 kV या कुछ ऐसे करके मिल जाता है, 40 kV तक ब्रेकडाउन वोल्टेज। लेकिन एक चीज़ आप क्लियर रखिए कि 10 से 12 kV प्रति mm इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है प्रति mm का। वो जो 33 kV या 40 kV मिलता है वो मिलता है 2.5 mm का, क्योंकि जिस फिलर गेज का से हम बीच में नापते हैं, वो जो कंटेनर होता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग होती है, वो 2.5 mm होता है दोनों गोलों के बीच का डिस्टेंस, तो वो 40 kV पर लगभग टूटता है, जो एक बढ़िया फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। तो वही वाला किताब में डाटा दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं होता है। सही माना जाता है 10 से 12 kV प्रति mm, और यही सही है। और जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज का डिफरेंस है, बाउल्स लॉ इसके संबंधित है। वो इंसुलेटर का जो सेफ्टी फैक्टर है और लॉस फैक्टर बड़ा पूछा जाता है। और पोर्सिलेन का कंपोजिशन बता दिए हैं। और एक पोर्सिलेन में हाई फ्रिक्वेंसी पोर्सिलेन होती है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। जनरली फेल्ड्स्पार, क्वार्टज और सिलिका मिलाते हैं, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी पोर्सिलेन होता है उसमें बेरियम मिलाया जाता है, तो ये नोट करने वाली बात है। और बाकी इंसुलेटिंग मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखिए। इसमें प्रॉपर्टीज में कहीं की किताबों मुझे ये डिफेक्ट मिलता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी का में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं देता है रिलेटिव परमिटिविटी उसकी कितनी होगी, या डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसको कहा जाए, एप्सिलॉन आर, तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल का एप्सिलॉन आर ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी एप्सिलॉन आर कम होना चाहिए। जनरली किताबों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, वो नहीं होगा। लोड, रिलेटिव परमिटिविटी एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये सही है। ये JB गुप्ता में कहीं कहीं मिलता भी है। ये रहा आपका इंसुलेटिंग मटेरियल, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। आप बुक जो अपनी डिप्लोमा की बुक है EEM का, वही आप पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी है। RP गुप्ता राइटर का, जो RP गुप्ता का है वो बहुत अच्छा है, उसमें लगभग सारे कवर हो गए हैं। कंडक्टिंग मटेरियल में एल्युमिनियम कॉपर का जो परस्पर प्रॉपर्टीज हैं, जो कंपेरेबल है, जैसे घनत्व तो कितना होता है, कंडक्टिविटी कितना गुना अधिक होती है, ये सब सारी चीज़ें, रजिस्टिविटी कितना गुना अधिक होती है,
तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। कंडक्टर में और आगे हम चलते हैं तो जैसे एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के डिफरेंट कंपोजिशन वाले जो हैं, जैसे ACSR हुआ, ACC हुआ, उनके बारे में पढ़ लीजिए। और कुछ कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, जैसे ब्रास, ब्रांज में प्रयुक्त मटेरियल का परसेंटाइल पूछा जाता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, तो 0% होती है, ये पूछा जाता है। फास्फोर ब्रांच का गुण होता है, गुण क्या होता है, कंपोजिशन उसका पूछा जाता है। उसके बाद कुछ स्टील है, स्टील कंडक्टर, जैसे माइल्ड स्टील हुआ, कास्ट स्टील हुआ। ट्रांसमिशन लाइनों में जो स्टील यूज किया जाता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है। तो एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिए कि जितने भी स्टील हैं वो लगभग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं, लेकिन जो माइल्ड स्टील है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में आता है, नोट करने वाली बात है। और एक पूछा जाता है कि माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, 0.15 से 0.2 तक हो सकती है, तो ये आप नोट कर लीजिए। और माइल्ड स्टील को लो कार्बन स्टील कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन जनरली देखा गया है। तो और हाई रजिस्टिविटी वाले मटेरियल हैं, जैसे आपके हीटिंग एलिमेंट जितने हैं, नाइक्रोम हुआ, कैंथाल हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, टंगस्टन हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड, प्लेटिनम, इन सभी का टेम्परेचर रेंज पूछा जाता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज। दो इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, कांस्टेनर और मैग्नीन, तो ये इनके कंपोजिशन याद रखिए, और इनका भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर लो होता है, इनको भी याद करके रखिए। और ये कहाँ यूज होते हैं, कांस्टेनर और मैग्नीन। और बाकी एल्युमिनियम और कॉपर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी याद रखिए, ठीक। इस बार यूपीपीसीएल में पूछ लिया था प्लेटिनम की रजिस्टिविटी, तो कॉपर की रजिस्टिविटी, प्लेटिनम की रजिस्टिविटी, एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी, ये सब बड़े जनरल क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिए। और आप जैसे जो पिछले साल के पेपर्स हैं, किसी बुक में संकलन होगा उनका, उसमें से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके कंपोजिशन पूछे गए हैं। आगे कंडक्टिंग मटेरियल के अंतर्गत फ्यूजिंग मटेरियल है, जैसे टिन लेड एलॉय कंपोजिशन है, तो ये सब चीज़ें हैं जो फ्यूजिंग मटेरियल में, वो आप पढ़ लीजिए। फिर आगे मुझे बड़ा ही रोमांचक चैप्टर लगता है मैग्नेटिक मटेरियल, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी पूरी मशीन बेस्ड है। इसी के ऊपर जितने भी मशीन से रिलेटेड कोर हुआ या फिर और भी जितने पार्ट्स हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें मैं कुछ चीज़ें नोट किया हूँ, आयरन का क्यूरी पॉइंट 770 डिग्री सेल्सियस 2017 के यूपीपीसीएल पूछा गया। निकिल का 328 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट का 1200 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल है म्यू मेटल, जो आप लोग बहुत सुने होंगे, उसका 430 डिग्री सेल्सियस क्यूरी पॉइंट होता है। ये अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम में, JB गुप्ता का ये डाटा है। आगे बढ़ते हैं तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में का जितनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे BH कर्व को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, किसकी रिटेंटिविटी अधिक होती है, किसका BH कर्व कैसा होता है, उसकी रिलक्टेंस कितना होता है, परमिटिविटी कितनी होती है, इससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ लीजिए। EEM के RP गुप्ता वाली बुक में बड़ा अच्छा दिया है, देख लीजिए वहाँ से। उसके बाद सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में न्यू मेटल है, परम एलॉय है और शुद्ध आयरन है, वहाँ से BH कर्व उनका एनालिसिस कर लीजिए। और न्यू मेटल का हम पहले ही बता चुके हैं, 430 डिग्री सेल्सियस क्यूरी टेम्परेचर होता है, JB गुप्ता ने दिया है। मैग्नेटिक मटेरियल है स्टील एलॉय में, जैसे सिलिकॉन स्टील, CRGO हुआ, क्रोम स्टील हुई, कोबाल्ट स्टील हुई। तो डिफरेंट स्टील में डिफरेंट मटेरियल का कंपोजिशन करके विभिन्न प्रकार के स्टील बनाए गए, जिनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। जो ये कंपोनेंट उसमें स्टील में मिलाए जाते हैं, उसके कारण उसके अंदर क्या बदलाव आता है, क्या गुण और आ जाते हैं, इन सब चीज़ों को आप RP गुप्ता की बुक से देख सकते हैं। जैसे CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन है, तो कोल्ड रोलिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ कोर का, ये देख लीजिए, रिलक्टेंस कम हो जाता है उसका। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन ऐड करने से क्या होता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, ये सब आप लोग देख लीजिए वहाँ से। एक है हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये चीज़ हिस्टेरिसिस और एडी करंट एनालिसिस देख लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल का। और इसमें सबसे बड़ा अच्छा टॉपिक मुझे लगता है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक के गुण। और अब तो बड़ा चलन में है कि एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक, ये दो चीज़ें भी पूछी जाने लगी, तो उनका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर कितना होता है और ससेप्टिबिलिटी कितना होता है, म्यू आर और के में संबंध क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिए। बाकी BH कर्व को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में। भाई सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में पहले 3 चीज़ें तो ऐसे याद रखिए जो लगभग देख ली जाती हैं, थर्मिस्टर, वेरिएस्टर, और एक नाम और है जो आप लोग नहीं सुने होंगे, सेंसिस्टर।
तो थर्मिस्टर व रजिस्टर तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन सेंसिस्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं आरपी गुप्ता में दिया है कि सेंसिस्टर उसमें जो टेम्परेचर के कारण, अधिक टेम्परेचर कारण जो उसमें एरर उत्पन्न होता है या जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उसको कंपनसेट करने के लिए सेंसिस्टर लगाया जाता है। थोड़ा सा छोटा टॉपिक दिया है आरपी गुप्ता में सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंतर्गत। और थर्मिस्टर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बनता है कि इसका आरटीसी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है अल्फा, वो पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। तो आप ये जान लीजिए कि यदि सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव करके पूछा है तो निगेटिव मारना है, यदि दोनों दे रहा है कि दोनों सही है तो दोनों मारना है। क्योंकि जो मेटल एलॉय के कंपोजिशन से बनता है वो जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो वो वाले का पॉजिटिव होगा। और जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनता है थर्मिस्टर, उसका निगेटिव होगा। और इसमें पूछा जाता है हाईली निगेटिव है कि स्लाइटली निगेटिव है, तो हाईली निगेटिव होता है। और वेरिएस्टर तो आप जानते ही हैं, जिंक ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड के वेरिएस्टर बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ देख लीजिएगा वहाँ से। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है हॉल कोएफिशिएंट पूछा जाता है डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे इंट्रिंसिक का क्या होता है, एक्सट्रिंसिक का क्या होता है, इंसुलेटर का क्या होता है, हॉल कोएफिशिएंट। फर्मी लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। और एलईडी में विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से मटेरियल डालेंगे, तो वो एलईडी में अलग अलग रंग देने के लिए अलग अलग मटेरियल डालना होता है। उन मटेरियलों के नाम और उनसे निकलने वाले रंग को याद कर लीजिए। एनर्जी गैप पूछा जाता है विभिन्न प्रकार के मटेरियलों का, उनका पोटेंशियल बैरियर पूछा जाता है, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ये चीज़ें आरपी गुप्ता में दी हुई हैं, आप वहाँ से नोट कर लीजिए, या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक से भी मिल जाएगा। जेबी गुप्ता की जो ऑब्जेक्टिव की बुक है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड कंपोनेंट करके जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीज़, फर्मी लेवल, हॉल कोएफिशिएंट और एनर्जी गैप वगैरह। आरटीसी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, शुद्ध और अशुद्ध जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है उसका आरटीसी अल्फा, इसके बारे में देख लीजिए। और ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर कौन कौन होते हैं ये पूछा जाता है जनरली। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में बनते हैं। और जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट बैंड गैप टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं जिनसे एलईडी बनाई जाती है, डायरेक्ट बैंड गैप टाइप के। सोलर पैनल में यूज होने वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल, सोलर पैनल भाई आज के टाइम में बहुत ट्रेंड में है, तो इससे प्रश्न बनते हैं। तो सोलर पैनल्स को आपको जहाँ जहाँ कंटेंट मिले खोज के आप पढ़ लीजिए। उसके लिए मैं एक बुक रेफरेंस करूँगा आपको, जनरली मैं जेबी गुप्ता पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो उसमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी करके एक चैप्टर है, उसमें से आप ले सकते हैं। जो मोटी वाली पावर सिस्टम की बुक है जेबी गुप्ता की, उसमें पीछे दिया हुआ है, थोड़ा सा फोटो कॉपी आप करा सकते हैं वहाँ से। और ये स्पेशल पर्पज डायोड हैं, जैसे टनल डायोड, शॉटकी डायोड, एलईडी डायोड, तो ये सब जितने भी डायोड हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आप देख लीजिए अपने बुक से। बाकी वेरिएस्टर, थर्मिस्टर, सेंसिस्टर आपको बता ही चुके हैं, वो चीज़ें वहाँ से देख लीजिए। तो ट्रिपल का ये थोड़ा शार्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास था जो मैंने नोट किया इंपॉर्टेंट देख के। इतना आप कर लेंगे तो थोड़ा एक हद तक कवरेज हो जाएगा। बाकी अगर आपके अंदर ज़्यादा वहन करने की क्षमता है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन आरपी गुप्ता ट्रिपल की बुक पढ़िए। और जो मैं टॉपिक कहा हूँ पॉज करके वीडियो आप देख लीजिए और उसको तैयार करिए। क्वेश्चन जनरली वहाँ एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम आपको ईडी पर चर्चा करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।